Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss chapter number 7 and 8. बेटा चैप्टर नंबर 7 जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन, क्या आपसे थ्योरी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 8 की बेस होता है कि हमें ये बता रहा होता है कि चैप्टर नंबर 8 में हम लोग जो AM, GM, HM, स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस वगैरह इस किस्म की कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं तो डाटा हमें कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो चैप्टर नंबर 7 जो हमारे पास है ये बेसिकली हमें डाटा के बारे में बता रहा होता है कि कौन कौन सा डाटा होता है, उस डाटा की कन्वर्जन कैसे होती है, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज वगैरह, उनके मिड पॉइंट्स, उनके क्लास इंटरवल्स वगैरह, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। इन तमाम चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 7 डील कर रहा होता है। अच्छा, इनसे रेलिवेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना तो मोस्टली थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना स्टडी टेक्स्ट को जरूर स्टडी करें। चैप्टर नंबर 7 के लिए जरूर स्टडी करें अपने स्टडी टेक्स्ट को, ताकि आपको वहां पर जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह गिवन है, डाटा की डेफिनेशन वगैरह गिवन है, उन सब के बारे में अच्छे तरीके से जान पहचान हो सके। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया और इन क्वेश्चंस में मेरे यही कोशिश थी कि आपके ना चैप्टर नंबर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो सारे के सारे इन क्वेश्चंस में मैं डिस्कस कर सकूं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स वगैरह, तो उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन कहते हैं द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोसीजर एंड मेथोडोलॉजी फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड कंक्लूजन। तो बेटा इस कंक्लूजन के वर्ड से मुझे पता चला है कि ये मेरे पास इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन अगर यहीं पे होता that is concerned with procedures and methodology for obtaining a data descriptive statistics। और देखिए यहाँ पर ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो समझते हैं शायद डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स को होती भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव होती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ डाटा की कलेक्शन के साथ है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी समराइजेशन के साथ है, जहां पर आप डाटा को यूज करके उससे कोई ना कोई रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं, किसी कंक्लूजन पे जाते हैं, कोई इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, वो पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता रहता है। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है गिवन क्लासेस 1 to 6, 7 to 12। अब अगर आप लोग गौर से देखें ना तो भाई फर्स्ट क्लास जहां पर एंड हो रही है, नेक्स्ट क्लास उससे नेक्स्ट नंबर पे एक स्पेसिफिक जंप लेने के बाद स्टार्ट हो रही है, तो ऐसी क्लासेस को बेसिकली हम लोग कहते रहते हैं क्लास लिमिट्स। ऐसी क्लासेस को कहते रहते हैं क्लास लिमिट। बेटा क्लास लिमिट्स में अगर आप लोगों ने क्लास इंटरवल फाइंड करना हो, h की वैल्यू फाइंड करना हो, तो कभी भी आप लोग इस तरह से इसको नहीं सॉल्व कर सकते। क्या हम लोग कहेंगे 6 - 1 = 5, तो ये इसका क्लास इंटरवल नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर क्लास बाउंड्रीज हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ही क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करते हैं उस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, तो आपके पास क्लास इंटरवल आ जाता है। लेकिन क्लास लिमिट्स की फॉर्म में ना आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको क्लास लिमिट्स गिवन हो तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ यूं कि आपने 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस को पिक करना है और 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस के लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस, ये आपके पास क्लास इंटरवल आएगा। अब देखिए 7 - 1 किया तो हमारे पास क्लास इंटरवल कितना आ गया। अगर आप इस डाटा को जरा गौर से देखें और मैं इसकी अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस फाइंड कर लूं तो 12 - 6 = ये उस टाइम पे बिल्कुल सही है जहां पर आपके पास तमाम क्लासेस के दरमियान इंटरवल सेम हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास फर्स्ट क्लास है 1 to 6 और नेक्स्ट क्लास है 7 to 15, अब अगर आप लोग गौर करें तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है, जबकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास 9 का। तो अब तो कंफ्यूजन आ गई, क्लास इंटरवल चेंज हो रहे हैं। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में हमेशा याद रखिएगा कि अगर लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस लेते हो तो जो 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस आपने पिक की थी उसमें से जो आपकी फर्स्ट वाली क्लास होती है ये उसका इंटरवल है, और अगर आप अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस लेते हो
तो जो 2 कंसेक्यूटिव्स आपने सेलेक्ट की थी क्लासेस, उनमें से जो लोअर क्लास है ये उसका इंटरवल है। तो फर्स्ट क्लास का इंटरवल हमारे पास आ जाएगा 6 एंड सेकंड क्लास का इंटरवल हमारे पास आ जाएगा 9। आई होप कि आप मेरी बात समझ चुके हैं। क्लियर है ये? आपने क्लास लिमिट्स में लोअर क्लास लिमिट्स या अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस लेना होता है अगर इंटरवल सेम है तो। लेकिन अगर तमाम क्लासेस के इंटरवल डिफरेंट हैं तो आप लोगों ने लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस लेंगे। तो जो 2 क्लासेस आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें से जो ऊपर वाली क्लास होगी वो उसका इंटरवल होता है, और अगर आप अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस ले लें तो जो नीचे वाली क्लास होती है उसका इंटरवल होता है। क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। द एवरेज ऑफ लोअर क्लास एंड अपर क्लास लिमिट्स, एवरेज ऑफ लोअर क्लास एंड एवरेज कैसे फाइंड की जाती है? कहता है कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट की एवरेज। तो ये क्या कहलाती रहती है बेटा? यहाँ पे क्लास लिमिट्स की एवरेज पूछ ले या क्लास बाउंड्रीज की एवरेज पूछ ले, दोनों का आंसर सेम ही है और इसे कहा जाता है मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट को हम लोग क्लास मार्क भी कहते हैं। मिड पॉइंट का दूसरा नेम है क्लास मार्क। The difference between the lower class limits of adjacent classes provides, हाँ जी अभी भी मैं आपको बता के आ रहा हूँ, the difference between lower class limits of adjacent classes provides class interval, class width, class height, तीनों एक ही चीजें हैं। Data used by an agency which originally collected them, ऐसा डाटा जो आप लोग खुद यूज करो और उसको कलेक्ट भी खुद करो, फर्स्ट टाइम डाटा, ऐसे डाटा को हम लोग कहा करते हैं प्राइमरी डाटा। और अगर डाटा ने यूज तो आपने करना है, लेकिन अगर आप किसी और का डाटा यूज करते हो तो वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा बन जाता है। जैसा कि पब्लिकेशन, ये जो बुक्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, यहां से नॉलेज गेन करते हो, न्यूज बुलेटिन, न्यूज़पेपर, टीवी, वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट, गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई डाटा, जैसे कि गवर्नमेंट सेंसस करवाती है, मर्दमशुमारी, वहां से कोई डाटा आपको मिलता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई डाटा आपको मिल जाए, इस किस्म का सारा डाटा आपके लिए सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि बेसिकली ये डाटा गवर्नमेंट का होता है। गॉट इट जी? नेक्स्ट, विच वन इज द एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा? बेटा ऐसा डाटा जिसको नंबर्स में एक्सप्रेस ना किया जा सके उसे क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। तो इसमें देखें, स्टूडेंट्स वेट, भाई मैं बताऊंगा 70 kg 80 kg नंबर्स हैं, ये क्वांटिटेटिव डाटा है हमारे पास। लाइफ टाइम ऑफ कार्बन 2 साल 3 साल 5 साल, क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। और फिर देखें एज ऑफ एम्प्लॉयज, हम बताएंगे 20 ईयर्स 25 ईयर्स 30 ईयर्स, कुछ भी, ये भी क्वांटिटेटिव डाटा। लेकिन ब्रांड्स ऑफ कार, ये क्वालिटेटिव। इसी तरह मोबाइल फोन, कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन है आपके पास, और क्वालिटेटिव डाटा है आप लोगों के पास। इसी तरह से बेटा हर किस्म के इमोशंस, आप लोगों की फीलिंग्स वगैरह, ये किसी किस्म का भी इस किस्म का डाटा है जिसमें नंबर्स एक्सप्रेस ना हो रहे हों, तो ऐसे डाटा को हम लोग क्या करते हैं? क्वालिटेटिव डाटा। आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल बेसिकली क्वांटिटेटिव में, डिस्क्रीट वेरिएबल जो स्पेसिफिक जंप के बाद आते हैं, ऐसे नंबर्स जो स्पेसिफिक जंप के बाद। लेकिन अगर आप इधर कह देते हैं ना कि होल नंबर्स, यू आर रॉन्ग। होल नंबर्स नहीं, इन्हें कहा जाता है इंटेग्रल वैल्यूज, इन्हें कहा जाता है इंटेग्रल वैल्यूज। और इसका मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जो स्पेसिफिक जंप के बाद आए। अब मोस्टली हमारे पास वो होल नंबर भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज भी होती हैं जो स्पेसिफिक जंप के बाद आती हैं लेकिन होल नंबर्स नहीं होती। जैसे कि ये कॉलर साइज, शर्ट का कॉलर साइज, ये आपको 13 नंबर में मिलेगा जब मार्केट में मतलब परचेज करने चाहें। 13.5, 14, 14.5। अब देखिए 14.5 ये होल नंबर तो नहीं है लेकिन अवेलेबल है। तो डिस्क्रीट की क्या पहचान होती है? ऐसा नंबर जिससे अगली वैल्यू आपको पता हो कि क्या होगी या उससे पिछली वैल्यू क्या होगी। अब मुझे पता है
क्या भाई 15 नंबर शर्ट मुझे पूरी नहीं है, तो मुझे पता है कि 15.1 15.2 मुझे नहीं मिलने वाला, 15.5 मिलेगा, राइट। या अगर ये 15 लूज है तो 14.5 मिलेगा। स्पेसिफिक जंप है इसके अंदर, तो इंटीग्रल वैल्यूज बोला जाता है। इनमें देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन मेरे पास डिस्क्रीट डाटा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस। अब हम ये कहेंगे 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर क्वांटिटेटिव है लेकिन डिस्क्रीट नहीं है। ये जरूरी नहीं उसने 3 किलो दूध देना है, जरूरी नहीं, कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो सकता है। इसी तरह एज ऑफ शॉपकीपर, तो भाई एज भी हमारे पास क्वांटिटेटिव है लेकिन डिस्क्रीट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। वेट ये भी मेरे पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। एंड आंसर इज क्वेश्चन नंबर 8, द होल और एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो बेटा जैसे ही उसने बात की होल और एग्रीगेट, तो वो पॉपुलेशन की बात करने जा रहा है। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आइटम्स और इंडिविजुअल अबाउट होम द डिसीजन इज कॉल्ड। बेटा स्टैटिस्टिक्स में ये अलग बात है कि हम लोग सैंपल्स का सहारा लिया करते हैं, लेकिन जब भी कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ करना होता है तो वो कंक्लूजन हमेशा पॉपुलेशन के बारे में होता है। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि सैंपल्स के रिजल्ट ये हैं, हमेशा पॉपुलेशन के रिजल्ट्स बताए जाते हैं। द सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का जो पार्ट हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसे कहा जाता है सैंपल। ये बातें क्लियर? अच्छा बेटा इसमें 2 और वैल्यूज यूज हो रही हैं। अब आपको सैंपल क्या भाई पता चल गया, इसमें 2 और वैल्यूज आ रही हैं। एक तो हमारे पास आ रहा है पैरामीटर, दूसरा आ रहा है स्टैटिस्टिक। ठीक है, अगर मैं इसके साथ एस लगा दूं ना, ये मेरा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, ओके। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ रखता हूं इधर तक स्टैटिस्टिक, तो इससे मुराद होता है सैंपल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू, सैंपल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल्स आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एंड numerical characteristics of population are called parameters. अच्छा नेक्स्ट कहता है the number of observation corresponding to a particular class, तो इसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये डेफिनेशन वगैरह यहाँ पर आप लोगों की क्लियर हो जाती है। किसी भी क्लास में मौजूद नंबर ऑफ वैल्यूज को उस क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड एट, तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल स्पेसिफिक पॉइंट पे मेजर होते हैं, कहाँ? ऑल पॉसिबल पॉइंट्स पे। मेजरमेंट यूजुअली प्रोवाइड्स, तो बेटा जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तब मैं किसी से ये कहूं भाई स्टूडेंट्स को मेजर करो, क्या काउंट करो, तो जहां पे काउंटिंग आ जाता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल बन जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं भाई अपना वेट काउंट करके आओ, क्या ये सेंटेंस ठीक है? क्या कहूंगा? वेट मेजर करो, हाइट मेजर करो, टेम्परेचर मेजर करो। तो जहां पर मेजरमेंट्स आ जाती हैं वहां पर हमेशा कॉन्टिन्यूअस डाटा आ जाता है। क्लियर? अच्छा यहां पर मुझे याद आ गया, इनकम ऑफ अ पर्सन डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? इनकम ऑफ अ पर्सन डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? हमेशा याद रखिएगा जहां पर करेंसी इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो जिस टर्म में हो, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है। जहां इनकम में भी करेंसी इन्वॉल्व है, प्राइस में भी करेंसी इन्वॉल्व है, जहां पर करेंसी इन्वॉल्व हो जाती है वहां पर हमेशा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हमारे पास आ जाता है। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस थे। अच्छा ऑनेस्टी इन अ पर्सन, तो ये कौन सा डाटा बन जाएगा? ये बेटा उसकी क्वालिटी है। क्वालिटी को हम लोग क्या कहते रहते हैं? एट्रीब्यूट। द डाटा रिगार्डिंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कलेक्टेड बाय इंक्वायरिंग पर्सनली फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज। अब देखें बेटा पर्सनली अगर आप इंक्वायरी करते हैं,
आप इंटरव्यू कॉल करते हैं, आप कॉल्स करते हैं, आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस सिचुएशन से जो भी डाटा आपके पास आएगा वो हमेशा प्राइमरी डाटा बन जाता है। तो मैंने आपको सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा के बारे में बता दिया कि कौन कौन से हो सकते हैं। डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड मुराद साइज, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम लोग डाटा को उसकी अरेंजमेंट की फॉर्म में अरेंज करते हैं, उसके साइज के लिहाज से अरेंज करते हैं कि स्मॉलर टू ग्रेटर, ग्रेटर टू स्मॉलर, तो ऐसे डाटा को कहा जाता है अरे ऑफ डाटा, राइट। डाटा की अरेंजमेंट को कहा जाता है अरे ऑफ डाटा। अब आपको एक डाटा प्रोवाइड किया, अब देखिए भाई यहीं से मुझे पता चल गया कि मेरे पास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या? मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डाटा की मान है। तो यहां पर आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, और वो कुछ पॉइंट्स मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रेलेवेंट ये है कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा लोअर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हर क्लास की लोअर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। तो बेटा ये हर क्लास की लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं, मतलब मैंने अगर इस डाटा को कन्वर्ट करना हो क्लास बाउंड्रीज में, तो मेरे लिए अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा यूजफुल है कि भाई ये हर क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है 50, 100, 150, 200। अब मैंने हर क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री लिख दी। अब मैंने क्लासेस बनानी है, तो मुझे याद है कि हर क्लास की अपर क्लास बाउंड्री अपनी नेक्स्ट एडजेसेंट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होती है। एम आई राइट? तो भाई ये 100 अपनी से ऊपर वाली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, ये 150 अपनी से ऊपर क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, ये, और यहां पर क्या वैल्यू आएगी बेटा? ऐसी क्लास को कहा जाता है ओपन एंड क्लास। ऐसी क्लास को क्या कहा जाता है? ओपन एंड क्लास। आप कभी भी इसको ओपन एंड नहीं छोड़ सकते, आपने इसको क्लोज एंड करना होता है। हालांकि आपसे कह रहे हैं मोर देन 200, भाई मोर देन 200 तो 500 भी मोर देन 200 ही है, 800 भी मोर देन 200, भाई कितना मोर देन 200? तो हमने अपने डाटा की नेचर को देखना होता है। जो क्लास इंटरवल ओपन एंड क्लास से पहले वाली क्लास का होता है, वही क्लास इंटरवल ओपन एंड क्लास का रखा जाता है और इसको क्लोज एंड किया जाता है। अब ऊपर वाली क्लास का इंटरवल देखें कितना है, तो इसका इंटरवल भी 50, और अगर मैं इसका इंटरवल 50 करूं तो मुझे इसकी क्लोजिंग वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी? तो ये आपके पास इस किस्म का डाटा क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती है। अगर यहाँ पे लेस देन हो, जैसे कि नीचे बिलो 10, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में हमेशा अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। मोर देन के लिए एक पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया। दूसरा पॉइंट, इन मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एफ, टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, और लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, राइट? इस क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, और इसमें फ्रीक्वेंसीज हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में पाई जाती है। देखिए 50, 42, 23 वैल्यूज को कम कर रहा है, तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में पाई जाती है। क्या ये बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि भैया आपने यहां से क्लासेस कैसे बनानी है, लेकिन इस क्लास के सामने मैंने लिखना है फ्रीक्वेंसीज को, तो मैं इनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करूं? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना आता है। अब क्यूमुलेटिव से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने दो कंसेक्टिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लेना है।
देखिए इनका डिफरेंस क्या आया, और ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास के सामने रख देना है। दोनों में से ग्रेटर कौन है, 50 कौन सी क्लास के लिए है, तो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 होगी। फिर से सुने, जब भी किसी क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बनाना हो तो आप 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लें। देखिए ये डिफरेंस कितना है आपके पास, 19। अब ये 19 किसके साथ रखें, ग्रेटर वैल्यू का हक है 42 के साथ। और 42 कौन सी क्लास के लिए, तो ये 19 42 के लिए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। फिर यहां पर देखें 8, तो ये 8 किसके साथ जाएगा, और 15 एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैंने कहा लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। गॉट इट। और अगर आप इसको देखना चाहो तो भाई इसके बाद कोई वैल्यू नहीं तो 0। डिफरेंस कितने का आया, 15 का, किसके साथ, 15 के साथ, राइट। चाहे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो या मोर देन, आपने इस तरह से कन्वर्ट करना है। सो अब आपसे क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 100 एंड 200। हाँ जी बेटा, अगर डाटा गिवन है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, चाहे वो लेस देन है चाहे वो मोर देन है, और आपसे पूछ रहा है इन बिटवीन की वैल्यूज, तो बेटा इन बिटवीन के लिए आपने 100 तो जाके ढूंढना है 100 कहां पे है, ये मुझे मिल गया 100। क्या आपको ये बात समझ लगी। इसी तरह आपने ढूंढना है 200, ये रहा 200, और अब आपने उठा लेनी है इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आपका आंसर बन जाता है। जब भी एक रेंज गिवन हो उस रेंज को आइडेंटिफाई करके उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आपका आंसर होता है। क्लियर। फाइंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इन थर्ड क्लास। हाँ जी, थर्ड क्लास की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 8। अच्छा यहाँ पे बात सुने, ये तो अभी हमने फाइंड कर लिया इधर, लेकिन जब मैं एग्जाम में बैठा और मेरे पास सिर्फ ये क्वेश्चन और मुझे कहा जाए थर्ड क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मैं पहले थर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करूंगा। फिर मैंने देखा 23, क्या मैं 23 का डिफरेंस 42 से फाइंड कर लूं, नहीं, आपने देखना है मैं किससे फाइंड करूं कि 23 ग्रेटर रहे, तो वो कौन है, तो फिर आपने यहाँ पे यूं आना है। क्लियर। और आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया और आपके पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, कोई इशू। नेक्स्ट आपको बेटा डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। अब यहां पर भी सुनिएगा कि अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं तो आपको अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। अब हर क्लास की अपर क्लास बाउंड्री अपनी नेक्स्ट एडजेसेंट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होती है। तो नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री जी नेक्स्ट। अब ये बाकी चारों लास्ट वाली ये तो क्लोज्ड एंड है, लेकिन अगर आप इसको देखें ये ओपन एंड है। अब इस ओपन एंड क्लास को भी क्लोज्ड एंड करना है तो आपने इसके साथ वाली क्लास से जाके पूछना है भाई तुम्हारा इंटरवल कितना है, 10, तो फर्स्ट क्लास का इंटरवल भी 10। अब अगर मैं इसका इंटरवल 10 रखना चाहूं तो मैं इधर 1 लिख लूं, नहीं 1 नहीं लिखना, क्या लिखेंगे 0। अब क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ये बात क्लियर। अच्छा अब अगर इनके दरमियान आप लोगों ने देखें तो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान असेंडिंग ऑर्डर पाया जाता है। फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है और लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी टोटल फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होती है। गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट बेटा, इसकी अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड करनी हो तो भाई सेम वही मेथड, क्या डिफरेंस। तो ये देखें, ये जैसे ही मैंने डिफरेंस लिया, डिफरेंस कितना आया 23, लेकिन क्या 15 के साथ जाके लिखूं,
नहीं, ग्रेटर कौन है? तो यहां पर आ जाएगा सेकंड क्लास के लिए 23, तो भाई फर्स्ट क्लास के लिए 15 खुद, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 0 और 0 और 15 का डिफरेंस 15, जो 15 के सामने जाएगा। क्लियर? अब यहां पे देखें ये 27, नेक्स्ट ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं हर क्लास की। आई होप क्या फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया? आपसे कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स मोर देन 30। अच्छा, ये भी कोई मुश्किल नहीं है भाई, चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन हो। आपने ये देखना है कि डाटा कौन से वाला है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, जबकि क्वेश्चन किस में कर रहा है, तो मतलब तजाद है, अपोजिट है। आपने क्या करना है भाई, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू कही उसने, आपने उसको आइडेंटिफाई करना और उसकी फ्रीक्वेंसी से मिलना है। अब देखें इसके मीनिंग क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई 30 से बिलो मार्क्स लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 65 हैं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए? कहता है टोटल 100 है, जाके खुद फाइंड कर दो। गॉट इट? गॉट इट? फिर से सुने बेटा, अगर डाटा है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और क्वेश्चन है लेस देन की फॉर्म में या वाइस वर्सा, तो आपने हमेशा टोटल में से उस वैल्यू को माइनस करके फिर आंसर करना है। जैसा कि डाटा था बिलो और क्वेश्चन था मोर देन की फॉर्म में, तो मैंने देखा वैल्यू क्या आई 65, टोटल में से माइनस करके आंसर देना, 65 ना बता। डन? नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है पाई चार्ट से रेलिवेंट। पाई चार्ट से रेलिवेंट बेटा उसके एंगल फाइंड करने का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पाई चार्ट में एंगल फाइंड करने का क्या फार्मूला होता रहता है हमारे पास, क्या आपने देखना है कंपोनेंट पार्ट, कि जिस कंपोनेंट के लिए आप एंगल फाइंड करने जा रहे हैं उसकी अपनी वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ कंपोनेंट, टोटल देखना है, और इसको अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 करो तो परसेंटेज, और मल्टीप्लाइड बाय 360 करो तो एंगल आ जाता है। क्लियर? किसी भी कंपोनेंट का आप एंगल बता सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कह दे एंगल्स के दरमियान डिफरेंस, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन से एंगल्स के दरमियान डिफरेंस, फूड एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस के दरमियान। अब देखें बेटा इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि आप 15 का अलग से एंगल फाइंड करें, 3 का एंगल अलग से फाइंड करें और दोनों का डिफरेंस ले लें, तो 2 मरतबा फार्मूला अप्लाई हो जाना है। तो क्यों ना हम वैल्यूज का ही डिफरेंस ले लें, तो आपने वैल्यूज का डिफरेंस ले लेना है। तो यहां पर सबसे पहले ये वैल्यूज का डिफरेंस लिया, कितना आया, डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। हाँ जी 96, ये दोनों कंपोनेंट्स के एंगल्स के दरमियान डिफरेंस, क्या आप न्यूमरेटर ही डिफरेंस वाला ले लो। ऑल क्लियर? और एंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्या आपने 15 - 3 किया या 3 - 15, क्या आपने जस्ट डिफरेंस देखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है और आपसे पूछा गया है कि सी की वैल्यू बताएं। अब देखें सी की वैल्यू कहां पे है, ये रही, तो क्या करेंगे, देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, ये बात क्लियर? तो बेटा अगर मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो और मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, क्या मैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड कर सकता? कैसे? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी।
तो 0.280 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू, तो सी का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? किसी को कोई शो? नेक्स्ट अगर आप लोग देखें, कहते हैं ई की वैल्यू फाइंड करें। जब हम ई के पास गए तो बेटा ई के सामने उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नहीं थी। अब ऐसी सिचुएशन में बेसिकली आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर जाके ये आंसर आ। कैसे भाई? 10 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 12 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 डिवाइडेड बाय 50, तो 0.24। ये सी वाला कर लिया 10। हाँ जी, 0.06 और उसके लिए वैल्यू 3। क्या कुछ ये वाली बातें समझ आ गई हैं? अब आपने देखना है कि मैं, अब देखें सारी वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं सिवाय, तो मैंने देखना है मैं इसमें क्या ऐड करूं कि इन तमाम वैल्यूज का सम 50 हो जाए। तो भाई इसके अलावा बाकी सारे ऐड करो। 5 + 12 17 + 14 31 हो जाएगा, +10 41 + 3 44। तो 44 में क्या ऐड करूं? तो सम, और अगर सपोज एफ का पूछ लेता तो 6/50। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो इसका आंसर 6। नेक्स्ट देखें बेटा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 days इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। मतलब अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि 15 days कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, 19 days ऐसे हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ, 22 days ऐसे हैं कि 2 एक्सीडेंट हुए। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और फ्यूअर एक्सीडेंट, मतलब लेस देन 3 नहीं, कहता है मोस्ट 3 एक्सीडेंट, मतलब 3 को भी शामिल करेंगे। तो बेटा इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसको जाके यूं ऐड कर दूं 3 2 5 + 1 6 और जाके 6 को टिक कर, और ना इसका ये मतलब है कि मैं इन वैल्यूज को ऐड करके और आंसर आके कर दूंगा, तब भी गलत है। उसने आपसे पूछे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अब आप खुद बताएं कि भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई डेली के 2 एक्सीडेंट 22 दिन तक होते रहे, तो हम जो टोटल एक्सीडेंट कितना बताएंगे? 44। क्या किया आपने? तो बेसिकली समीशन एफ एक्स आपने मुझे बताना है 3rd तक। तो ये तो आ गया 0, यहां पर +22 + 31 × 3 93, इनको ऐड कर देंगे हम लोग 2244 31 156। तो यहाँ पे ये 156 में लिखा हूं। when 3 or fewer accidents occurred। हाँ तो बेटा 3 और फ्यूअर एक्सीडेंट तो मतलब 3 या 3 से कम, एटलीस्ट 3 नहीं है यहाँ पर कि मैं कहूँ कि 3 4 5 6, ऐसा नहीं है। तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा और वैल्यू बनती है 156। नेक्स्ट 23 या 24 के लिए Number of cases, 10. हाँ Number of accidents. हाँ हाँ, तो केसेस से मुराद एक्सीडेंट है ना, जितने एक्सीडेंट हॉस्पिटल में उतने केसेस आएंगे। ओके, हमारे पास एक्सीडेंट का एक केस आया, हॉस्पिटल वाले तो ये कहेंगे ना जी। 23 एंड 24, तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू बतानी है और ई की वैल्यू बतानी। क्या
एक मिनट, अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, ये देखें बेटा, आप इन सब को ऐड कर रहे हो, व्हाट इज द नंबर, अच्छा कहते हैं द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 days इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। अच्छा सॉरी, सॉरी, ये डेज हैं कि 0 days मतलब ऐसे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, 15 दिन तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, 19 दिन। अच्छा वो अब आपसे ये पूछ रहे हैं, ये देखें इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और फ्यूअर एक्सीडेंट्स अकर, मतलब मैंने यहाँ पर जाके 3 या उससे कम कितने ऐसे दिन है, यहाँ पे केसेस नहीं, यहाँ पे वैसे नंबर ऑफ डेज होना चाहिए था। What is the number of days when 3 or fewer accidents occur? अब हम इन सब को ऐड करें तो आंसर क्या है, तो ये आंसर है इसका। और अगर टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पूछे जाएं तो फिर आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करके 156 नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बताने हैं। ओके बेटा, कह रहे हैं कि 7 ये ऊपर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 days इन द लोकेलिटी आर गिवन बिलो। अब हाँ ये देखो, कहता है फर्स्ट डे डिफरेंट लोकेलिटीज, फर्स्ट डे कहते हैं कि उसने 7 दिन का डाटा कलेक्ट किया और उसने आपको बताया कि 15 डेज तक नहीं, यहाँ पे ये डाटा की वर्डिंग में कोई फर्क है। ऐसा नहीं, डाटा की वर्डिंग में अगर टेबल को देखें ना तो टेबल के मीनिंग हमारे पास कुछ इस तरह से बनते हैं, टेबल को सिर्फ देखकर कि मेरे पास 15 दिन तक किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, 15 डेज हमारे पास ऐसे थे, 19 डेज हमारे पास ऐसे हैं कि एक एक्सीडेंट होता रहा, 22 डेज ऐसे हैं कि 2 एक्सीडेंट होते रहे। ये डाटा बता रहे हैं हम। फिर हमसे पूछ रहा है कितने ऐसे डेज हैं जब 3 या उससे कम एक्सीडेंट हुए, तो 3 या उससे कम के लिए हम लोग जाकर इनको ऐड कर, तो ये इसका आंसर है। ओके अच्छा, ये टोटल जरा फ्रीक्वेंसी का सम करना कितने आ रहे हैं, 87 तो यहां तक हो गया, 90, 99, 101, 101 नहीं, डाटा की वर्डिंग में थोड़ा सा फर्क है, बेसिकली इसका आंसर इसी तरह से आता है। ओके अच्छा, 23 एंड 24 में बेटा हम लोगों ने ए की वैल्यू बतानी है और साथ में ए की वैल्यू। अब हम लोगों ने ना सबसे पहले देखना है कि डाटा गिवन कौन सा है, तो कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि भाई कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लासी से पता नहीं चलेगा, ऑर्डर से पता चलेगा। तो देखिए 39, 32, 12 डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये बात समझ आ गई। अब देखिए यहां पर देखें ए एंड बी, भाई बी से मुराद तो टोटल फ्रीक्वेंसी है, बी से मुराद टोटल फ्रीक्वेंसी है और वो उसका पता हमें यहां से चल गया। अब इसके ए की क्या वैल्यू है, तो 2 कंसेक्यूटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कितना है, किसके सामने, 50 के सामने, तो 50 के सामने तो ए रखा हुआ है, तो ए की वैल्यू 11। क्लियर, तो आपने यहां पर 11 को टिक कर दिया। फिर डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ई, अब ई के सामने देखो तो 12। अच्छा यहाँ पे गौर से देखो, कॉमन सेंस था कि भाई यहां पर 7 ही होगा, लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इक्वल, और 12 और 7 का डिफरेंस देखो किसके सामने, ई के सामने, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बात है क्लियर। अब बेटा 25 फॉलोइंग स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले शोज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड पर डे। तो बेटा यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपने देखनी हो तो सपोज आपसे कहा जाए कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने ये नहीं कहना कि 8 लिखा हुआ है, ये 68 लिखा,
आपसे कहा जाए कि भाई इस लाइन में वैल्यू कौन कौन सी हैं, तो आपने 4 1 3 3 नहीं कहना, 41 43 43। क्लियर? आपसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी डेज द डाटा वाज कलेक्टेड, तो उसके लिए आपने स्टेम को काउंट नहीं कर। जब आप लोगों ने ये बताना हो ना कि कितने डेज का डाटा है, कितनी ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने नंबर ऑफ लीफ को काउंट करना है, आपने इसको काउंट करना है। तो देखिए ये टोटल हमारे पास कितने आ जाते हैं, 20। क्लियर? बेटा ये नहीं काउंट करना, Yes, sir. इसका मतलब 5 स्टेम के साथ किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है, राइट? बेटा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि इन 25 क्वेश्चन में आपका चैप्टर नंबर 7 क्लियर हो चुका है। ओके, अब और बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत रहता है तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 ने उसकी कसर को पूरा कर देना है। हम लोग चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, अरिथमेटिक मीन सिर्फ डिस्क्रीट डाटा गिवन हो आप लोग फाइंड करके दे सकते हैं। ओके, अच्छा इसके लिए सिर्फ मतलब इंसान कैलकुलेटर उठाता है, फ्रैक्शन, और ये देखें इसी तरह से 52 प्लस 48 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। अब देखिए अरिथमेटिक मीन फाइंड हो गया 33.4। इसी तरह से अगर ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाए, ब्रैकेट से स्टार्ट लिया करें और वैल्यूज का प्रोडक्ट लिखना शुरू कर दिया करें, इनटू टू ब्रैकेट क्लोज पावर 1 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द आंसर इज 20। इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया करें। और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन नोट्स में। बेटा न्यूमेरिकल के साथ साथ मैंने इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह के ऊपर भी बहुत काम किया है कि आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हार्मोनिक मीन की बात करें तो बेटा हार्मोनिक मीन के लिए जस्ट कैलकुलेटर उठाया, फ्रैक्शन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यू 8, इसका रेसिप्रोकल और ऐड करते गए, नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल, इसी तरह से ऐड किया 1/32 प्लस 1/5। कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं और आपका आंसर आपके सामने 8.77, राइट? बेटा ये डाटा आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में गिवन है और आपसे कहा गया है कि आपने EM, GM एंड HM फाइंड करके देने हैं। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ आपने एक काम करना होता है, जब भी मीन फाइंड करना हो आप जरा भी ना देखें क्या उसने आपको क्लास लिमिट्स दी या क्लास बाउंड्रीज दी, आपने उनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 = 4.5। अच्छा, जैसे ही फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट को हम लोग x से डिनोट करते हैं। बात सुनिएगा, फिर आपने एक नजर क्लासेस को देखना है इंटरवल से, तो हर क्लास के लिए अलग अलग मिड पॉइंट ना फाइंड करो। अब इस मिड पॉइंट में क्लास इंटरवल ऐड करते जाओ, अगले क्लास का मिड पॉइंट आता जाएगा। और वो मैं अब यहाँ पे जाके नहीं लिखूंगा, मैंने अगर फाइंड करना है EM तो मैं यहाँ स्टैटिस्टिक्स 1 वेरिएबल और इसके साथ जाके फ्रीक्वेंसी को ऑन कर लूंगा। क्लियर? और यहाँ पे मैं जाके इसे मिड पॉइंट बताऊंगा 4.5 14.5 24.5 34.5 44.5। क्या लास्ट मिड पॉइंट यही है 44.5? और अब जाके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हर मिड पॉइंट के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है 10 14 24 15 9 AC shift 1 4 2 is equal to 24.36। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देखो ऐसे डाटा के लिए भी मुझे कोई रफ वर्क नहीं करना पड़ा। बात क्लियर है सब बच्चों को? कर लेंगे ऐसे?
अच्छा, जब इनका सपोज हम लोगों ने जीएम फाइंड करना हो तो हम लोग जीएम फाइंड करने का फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। और जीएम कुछ ऐसे फाइंड होगा, ब्रैकेट्स वाला, nth रूट ना लगाओ, अब ब्रैकेट से स्टार्ट लिया करो। और उसके बाद x रेज टू पावर f, वैल्यू रेज टू पावर उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 4.5, रेज टू पावर इसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये अब स्टैटिस्टिकल मॉड था इसीलिए वो पावर इस तरह से आ रही थी, तो आपने इसको फॉरन मैथमेटिकल मॉड में कन्वर्ट करना है, सेटअप और 1 की प्रेस करके। अब देखो फ्रैक्शन भी ये वाली यूज होगी और पावर भी सही वाली आ जाएगी, राइट। ब्रैकेट 4.5 रेज टू पावर इसकी फ्रीक्वेंसी। फिर अब अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं 14.5 रेज टू पावर। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, तो यहाँ पे बहुत एहतियात की जरूरत है कि 10 लिखने के बाद राइट एरो, फिर मल्टीप्लाइड बाय 14.5 रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय 24.5 रेज टू पावर 24 multiplied by 34.5 raised to power, इसी तरह से multiplied by 44.5 raised to power 9, bracket close, power fraction 1 upon summation f। तो हमें तो summation f का पता ही नहीं है भाई, इधर वैल्यूज को ऐड कर देना, प्लस 24 प्लस 15 प्लस 9 वो खुद ही कर लेगा 20.23, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ। क्लियर है सब बच्चों को। इसी तरह जब हार्मोनिक मीन हम लोगों ने फाइंड करना है, सुने सुने भाई, अक्ल से काम लेना है यार वहां पे बैठकर। ऐसा ना हो कि खाम में रफ वर्क भरे जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप वर्किंग हो रही है, बेवकूफी नहीं करनी। अब हार्मोनिक मीन है भाई, पता होना चाहिए यार फ्रैक्शन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले मुझे तो पता ही नहीं है कितनी है, चलो मैं ऐड कर लेता हूँ 10 प्लस, ये खुद ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेगा, 24 प्लस 15 प्लस 9, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जहां पर आके बेटा वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेना है, फ्रीक्वेंसीज का नहीं। तो एक्स डिनोमिनेटर में और फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर। अब क्या लिखेंगे 10 बाय 4.5 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 14 बाय इसमें x की वैल्यू 14.5, नेक्स्ट 24 बाय 24.5 प्लस 15 बाय, अब देखो बहुत ज्यादा केयरफुल हो कि आपने डाटा पुट करना है कि स्पीड भी हो और एक्यूरेसी भी हो। अब देखें 15 के बाद 9 बाय 44.5 इज इक्वल टू, यार देखो कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करता जाएगा। और अगर एक ही क्वेश्चन के ऊपर आप 2-3 मिनट लगा देंगे तो फाइनेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं बचना तुम लोगों के पास। और अगर स्टार्ट में फाइनेंस सॉल्व कर लिया तो बाकी क्वेश्चन नहीं होने वाले तुम लोगों से, मोटिवेशन लेवल ही 0 हो जाना है तुम लोगों का। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिन्होंने तुम्हें पास करा देना है, और ये चैप्टर नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके पास 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं सिर्फ एक चैप्टर में से, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो पास भी करा जाएंगे और वो फेल भी करा जाते हैं। अब नेक्स्ट चलें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा केयरफुली उसामा जाके डील करना है। भाई पूछ क्या रहा है, हमने रट्टा लगाया हुआ है EM ऑलवेज ग्रेटर देन GM ऑलवेज ग्रेटर देन HM, हम इसको टिक कर देते हैं। भाई उससे पूछ लो डाटा कौन सा है, कहीं उसने कुछ बताया। देखिए ये तीनों ही करेक्ट आंसर है लेकिन डिफरेंट डाटा के लिए, तो आप उससे पूछो कि भाई डाटा कौन सा कह रहे हो। अब देखें कहते हैं फॉर अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस,
तो अल्फा ठीक नहीं है, मैंने सही आंसर लगाया हुआ है। अल्फा उस टाइम पे ठीक होगा जब डाटा ना बताए, फिर आप कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। जब वैल्यूज ही डिस्टिंक्ट हैं, इक्वलिटी तो आनी ही नहीं है। और अगर आपने अल्फा टिक कर दिया, आपका आंसर गलत। यहां पे क्या देता, फॉर अ सेट ऑफ सेम पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, मतलब सेम एक कांस्टेंट नंबर हो, तो सिंपल इक्वलिटी वाला, फिर इसने ठीक हो जाना था। और आपसे अगर कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और आगे डाटा ना बताता, तो अल्फा। क्लियर? अब उसने डाटा डिफाइन कर दिया है, कभी भी इसके साथ इक्वलिटी नहीं आती, हमेशा ग्रेटर है, राइट? अच्छा, कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ए एम जी एम एट एच एम ई। अब देखो, क्या कोई डाटा बताया? अब ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ग्रेटर देन। बच्चा अक्सर ये पूछ रहा होता है, सर ये क्या बात हुई, ऊपर आपने कह दिया है ग्रेटर देन, नीचे सेम क्वेश्चन आप कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई डाटा बताया ऊपर, नीचे हमें नहीं बताया कि डाटा कौन सा है, तो दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे, जबकि ऊपर वाले में सिर्फ ग्रेटर देन के साथ जाएंगे। क्लियर है ये बात? कहते हैं फॉर अ सेट ऑफ डाटा GM is 8, then HM will be। तो बेसिकली जो डाटा होता है ना, स्टैटिस्टिक्स कभी भी कांस्टेंट नंबर के साथ नहीं डील करती। भाई मैं आपसे पूछूं भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, आप बताओ आप बताओ आप बताओ आप बताओ, सबने यही कहना है 1000 मीटर्स, तो मैं इसके साथ क्या डील करूं? हमेशा वेरिएबल्स के साथ स्टैटिस्टिक्स डील करती है। वेरिएबल्स मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी तो EM ऑलवेज ग्रेटर देन GM ऑलवेज ग्रेटर देन HM। तो अगर उसने क्या दिया भाई GM 8 है, बताओ HM क्या होगा? बच्चा कहते हैं ये क्या क्वेश्चन हुआ, ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताई, ना कोई डाटा बताया, भाई प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो GM से नीचे वाली जो भी वैल्यू होगी उसको टिक कर देना। क्लियर? यहीं पे होता फॉर सेम कांस्टेंट नंबर, तो 8 को टिक कर। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर अक्सर शहजादे हमसे क्वेश्चन करते हैं, सर अगर इसके साथ 6 भी हो 7 भी हो तो हम किसको टिक करें? तो आई कैप है, बेवकूफ नहीं है, तो वो ई की वैल्यू से कम रखेगा, राइट? इफ द EM एंड GM इज ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन और बोथ, तो भाई अगर तुम दोनों बराबर हो तो HM को भी तो बराबर रखो। डन? सिर्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल, और आजकल मोस्टली यही है, डाटा देकर वैल्यूज बहुत कम पूछता है, प्रॉपर्टीज, और वो इजीली हैंडल हो सकती हैं। वो उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन्होंने ना पढ़ी। अच्छा बेटा, ऐसे मिसिंग वैल्यूज आपको दे देते हैं और इस तरह का मीन की वैल्यू खुद बता देते हैं, तो आपने डाटा में कोई चेंज नहीं करना, ना फार्मूले में कोई चेंज करना है। आप सिर्फ इतना करना है कि भाई 20 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे वैल्यूज 23 प्लस 47 प्लस 8 प्लस x की जगह पे x प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस यहां से शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू एंड क्वेश्चन सॉल्व। यही काम GM में करें तो वहां पर मिसिंग वैल्यू x, HM में करें मिसिंग वैल्यू x इज इक्वल टू जो GM या HM की वैल्यू बता रहा है वो, तो मिसिंग वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी फाइंड। कहता है कि इफ एनी वैल्यू इन द डाटा इज जीरो, भाई अगर जीरो आ जाए डाटा में, ना तो हार्मोनिक मीन फाइंड हो सकता है, ना ही ज्योमेट्रिक मीन फाइंड हो सकता है, AM फाइंड हर हाल में हो जाता है। तो भाई इसके लिए देखें हार्मोनिक, लेकिन GM फाइंड ना करने की 3 सिचुएशंस हैं। एक कि अगर डाटा में जीरो आ जाए, दूसरा अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, और तीसरा अंडर रूट की फॉर्म में अगर कोई वैल्यू आ जाए। इन 3 सिचुएशंस में GM फाइंड नहीं करना, उसे कहना कैन नॉट डिटरमिन, उसे ये ना कहना जीरो, राइट? हालांकि अगर आप जीरो पुट करके GM फाइंड करो ना कैलकुलेटर से, उसने जीरो आंसर करना है, लेकिन आपने उसे कहना है कैन नॉट डिटरमिन,
भाई जीरो तो इसलिए आ रहा है ना कि सब वैल्यू के प्रोडक्ट को जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे सारा जीरो हो जाना है। Yes. कैलकुलेटर तो इसलिए जीरो बता रहा है, लेकिन क्या अगर जीरो ना हो बाकी वैल्यूज का जीएम जीरो है तो इसीलिए हम कहेंगे कैन नॉट डिटरमिन। हार्मोनिक मीन में जैसे ही हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज 1 डिवाइडेड बाय 0 करूंगा इनफिनिटी। अब इनफिनिटी चाहे जिसके साथ मर्जी ऐड हो जाए इनफाइनाइट आंसर कैन नॉट डिटरमिन, इनफिनिटी नहीं बताना। क्लियर? अच्छा 15 भाई बड़ा टेक्निकल बड़ा मजे का क्वेश्चन। वैल्यूज बता दी, कहते हैं मेरी पहली स्टेटमेंट है कि इस डाटा का EM 9.48 है, इसका मॉड 20 है, इसका HM 6.52 है, बताओ मेरी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो जो होते हैं ना मतलब हमारे लेजेंड वो शुरू हो जाते हैं स्टेटमेंट 1 को पहले चेक करें, फिर 2 को चेक करें, फिर 3 को चेक करें, फिर ऑप्शन को देखें। हम ऐसा नहीं करेंगे। इस डाटा में मुझे बताओ सबसे ज्यादा इजी कैलकुलेट कौन हो सकता है, EM मॉड या HM मॉड। तो मॉड जरा चेक करो, ये देखो मैंने डाटा का मॉड देखा, मॉड के लिए बेटा फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी किसकी है 9, तो ये कौन सी वैल्यू की है, तो उसने गलत कहा, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो बेटा स्टेटमेंट 2 गलत है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता और ऑप्शन सी नहीं हो सकता। अब अक्कल वाली बात है, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहती हैं, कौन से, बी एंड डी। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 ठीक है, तो 3 ठीक है। मैं जस्ट EM फाइंड करूं, Yes, sir. अगर EM मैच कर जाता है तो बी और नहीं करता तो डी। अपने सॉल्यूशन को मिनिमाइज करो, गधों की तरह नहीं काम करना कि बस भाई हमें लोड कर दो फिर हमें हमारी आंखें बंद और हमें जाता देखो। भाई अक्कल भाई बताओ उन्हें कि हम कोई ट्रेंड गधे नहीं है, हम इंसान हैं और हम स्मार्ट वर्किंग करना जानते हैं। गधे में और तुम में सिर्फ इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है, राइट। अब देखो स्टेटमेंट, तो इसका EM की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब EM की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जल्दी से कैलकुलेटर में डाटा पुट करके EM की वैल्यू 9.48 एंड द आंसर इज बी, राइट हो जाएगा। 16 17 के लिए बेटा ये डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया गया, कहता है कि 15th परसेंटाइल बताएं और क्या कहता है कि मॉड की वैल्यू है। चले पहले अगर हम लोग आ जाते हैं 15th परसेंटाइल के अंदर, जब भी आप लोगों ने फ्रैक्टाइल्स फाइंड करने हो, क्या फ्रैक्टाइल्स फाइंड करने हो, ये फ्रैक्टाइल्स हैं, मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल, इन चारों को फ्रैक्टाइल्स बोला जाता है, राइट। अच्छा चारों के फार्मूला सेम सेम है, फर्क क्या है, मीडियन हमारे डाटा का 2 पार्ट में डिवाइड करता है लेकिन इसकी वैल्यू एक ही होती है, एक ही मीडियन। हम ये नहीं कहते मीडियन 1 मीडियन 2 मीडियन 3, गॉट इट। पार्ट्स 2 में डिवाइड करेगा लेकिन वैल्यू सिर्फ एक है। क्वार्टाइल हमारे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है लेकिन फाइंड 3 होते हैं, 3 होते हैं, Q1 Q2 Q3, मतलब जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उससे एक कम। दिस साइज 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है लेकिन मैक्सिमम D9। परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है लेकिन मैक्सिमम 99। ये बात क्लियर है? क्या सिर्फ फर्क क्या है फ्रैक्शन में, मीडियन के लिए डिवाइडेड बाय 2, क्वार्टाइल के लिए डिवाइडेड बाय 4, डिसाइल के लिए डिवाइडेड बाय 10 और परसेंटाइल के लिए डिवाइडेड बाय 100। ये बात क्लियर है? डाटा को देखा जाता है कि भाई डाटा कौन सी टाइप है, हमने कहा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप में है। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आपने सबसे पहले ना इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, लेकिन फार्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यार 15 परसेंटाइल का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, 15 n बाय, ये आपके माइंड में हो, ये बात क्लियर है।
अच्छा, उसके बाद आपने सबसे पहले पोजीशन फाइंड करनी होती है। ये पोजीशन है 15 एंड बाय 100, ये पोजीशन है और ये पोजीशनल मेजर्स कहलाते हैं, मॉड एंड मीडियन, और ये आपके सारे फ्रैक्टाइल्स, ये पोजीशनल मेजर्स हैं। जबकि ये जो मीन है आपके पास, जिसमें एम, जीएम, एचएम, वेटेड मीन, ये सारे ये आपके अरिथमेटिक मेजर्स होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आपने सबसे पहले इसकी वैल्यू को फाइंड किया। इसकी वैल्यू कैसे आई? 15 इंटू, अब सम ऑफ एफ, तो 2 1 3 7 22 32 40, तो 15 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो पोजीशन क्या आ गई? 6। तो देखो भाई 6 वैल्यू कहां पे मिलेगी आपको? शाबाश, इधर मिलेगी। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, 15 में नहीं मिलेगी, 2 3 3 + 4 7, तो 6 वैल्यू आपको यहां पे मिल जाएगी। क्लियर? अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री बच्चे 2.5 को ले लेते हैं भाई। 2.5 इसकी लोअर क्लास लिमिट है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करें। अब बाउंड्री कैसे आया करेगी ये देखें, जरा भी मुश्किल नहीं है। इन दोनों का मिड पॉइंट, सेकंड क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है और थर्ड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है 2.45, इन दोनों का मिड पॉइंट, ये इनकी लोअर क्लास बाउंड्री जो कि मुझे चाहिए। क्या आपको ये बात समझ आई? अब देखें हम लोग क्या लिखेंगे, 2.45 प्लस h की वैल्यू क्या आ रही है? 0.5 डिवाइडेड बाय इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जिसको हमने सिलेक्ट किया 4 इंटू 6 माइनस इससे प्रीवियस क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी? 3 कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2.825, राइट? ओके। अच्छा, मॉड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो बेटा मॉड की वैल्यू फाइंड करने के लिए भाई आपने देखनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास है? तो ये हमारी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास। अब सिर्फ ये सिलेक्ट करने के बाद कैलकुलेटर, उसके बाद फार्मूला, मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। अब बताओ इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 2.95 प्लस फ्रैक्शन, आगे क्या? FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास से जो प्रीवियस क्लास हो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 डिवाइडेड बाय, आपने सबसे पहले यही लिखना है जो आपका न्यूमरेटर था, इसमें ऐड कर दो FM माइनस F2, और F2 क्या है? उसके नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाइड बाय h, ये मॉड की वैल्यू आ 3.29। बात क्लियर? अच्छा बेटा, नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि इफ 10 वैल्यूज द EMF 10 values is 38, if one value is included the mean is increased by find the included value। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि वैल्यू को एक्सक्लूड किया तो कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड की, वैल्यू को इंक्लूड किया तो कौन सी वैल्यू इंक्लूड की। आपने ऐसी सिचुएशन में बेटा समीशन एक्स फाइंड करना है। समीशन एक्स का फार्मूला आता है nx बार। अब देखिए n की वैल्यू 10 और उनके मीन की वैल्यू क्या है? तो देखो इसका सम क्या था? 380। अब जब एक वैल्यू मंसूर भाई हमने ऐड की तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? और कहते हैं उनके मीन की वैल्यू 3 से इंक्रीज कर गई तो 41। तो 11 इंटू 41 जरा करना, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लिया।
एक्सक्लूड हो तो भी यही सिचुएशन, इंक्लूड हो तो यही। तो 71 आपने न्यू वैल्यू ऐड की। ओके बेटा 10 वैल्यूज थी, उसमें से एक और शामिल की तो 11 हो गई। 10 वैल्यूज का मीन 38 था, एक वैल्यू शामिल करने से मीन 3 से इंक्रीज कर गया तो 41 हो गया। तो इनका भी सम फाइंड कर दो, दोनों के सम का डिफरेंस, न्यू वैल्यू ऐड की। क्लियर है ये सब? Yes, sir. कहते हैं 13 ऑब्जर्वेशन और उनका मीन 62। कहते हैं एक ऑब्जर्वेशन हमने एलिमिनेट की तो मीन रिड्यूस होकर 58 हो चुका है। बताओ कौन सी वैल्यू एलिमिनेट की? तो हम लोग करेंगे 13 इंटू 62, फिर एक वैल्यू कम की तो 12 वैल्यूज रह गई और मीन की वैल्यू रिड्यूस होकर 58 बन गई। अब इसका सम बताएं मेरे पास कितना है ऊपर? 13 इंटू 62 806. 806 और 12 इंटू 58 696. और इनके दरमियान डिफरेंस 110. क्वेश्चन सॉल्व। 110 हम लोगों ने एलिमिनेट किया है, राइट? Yes, sir. अच्छा फिर एक और बात सुने, कहते हैं EM ऑफ 12 वैल्यूज इज 25। कहते हैं एक वैल्यू हमने इंक्लूड की चाहे एक्सक्लूड की हो और मीन की वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े तो जो मीन की वैल्यू होती है वही इंक्लूड या एक्सक्लूड होती है। कोई कैलकुलेशन ना करना, कैलकुलेशन उस टाइम पे करना जब मीन में फर्क आता है। अगर आपसे ये कहे कि भाई मैंने मीन की वैल्यू, मैंने कोई भी वैल्यू इंक्लूड की या एक्सक्लूड की और मीन में कोई फर्क नहीं पड़ा तो जो मीन की वैल्यू है उसने वही इंक्लूड की या एक्सक्लूड की। ऐसा प्रैक्टिकल में ही क्वेश्चन में होता है। नहीं आ रहा ना भाई, मैंने एलिमिनेट ही मीन की वैल्यू की है। ये देखो 12 इंटू 25, मुझे इसका सम बताओ। मैं इंक्लूड कर देता हूं 13 इंटू 25, मुझे इसका सम बताओ। मैंने क्या इंक्लूड किया? ये प्रैक्टिकली होता है। ट्वेंटी वन ओके कहते हैं मीन एनुअल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन द कंपनी इज, तो बेटा ये कंबाइंड मीन है। जब उसने ऑल एम्प्लॉयज बता दिए तो उसमें मेल एंड फीमेल सब शामिल है, उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड सब शामिल है। उसने क्या कहा? द मीन एनुअल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल इज दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। और बच्चे की हो जाती है बस। ये क्या पूछ लिया इसने? आज तक तो हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया था। तो ही इज राइट, लेकिन अब करके जा रहे भाई। ये है आपके पास कंबाइंड मीन, ये है आपके पास x बार 1 और ये है आपके पास x बार 2। अच्छे से सुन लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे कहा जाता है कि आप परसेंटेज बताएं, परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स, परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द फैक्ट्री, इन द कंपनी। कभी कभी ऐसा होता है कि रेशो पूछता है, मेल टू फीमेल रेशो या फीमेल टू मेल। ये देखना है आपने, आंसर में फर्क आ जाता है कि मेल टू फीमेल रेशो पूछी है या फीमेल टू मेल। आपने ऐसी सिचुएशन में भाई अपने टोटल एम्प्लॉयज को 100 कंसीडर करना है कि मेरी कंपनी में 100% एम्प्लॉयज, उसमें से किसी एक ग्रुप को, जैसे पहले अगर मेल आ रहे हैं तो मैं मेल के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कंसीडर कर रहा हूं, तो फीमेल्स के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज N2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 100 माइनस एक्स, वाई ना सपोज करना। टोटल में से मेल निकाल दो, बाकी फीमेल्स हैं। क्लियर? और कंबाइंड मीन का फार्मूला अप्लाई करते हैं और जाकर आप लिखोगे 150, जरा कैलकुलेटर को ये वैल्यूज बताओ जैसे मैं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन आ जानी है। उसके बाद
162,000 इसको मल्टीप्लाई करो इसके नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ प्लस 102,000 और इसको मल्टीप्लाई करो इसके नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 100 x प्लस 100 माइनस x नहीं करना 100 है जो हमने सपोज किया है अदरवाइज x में से x कैंसल हो रहा है ओके अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई तो बेटा x मेल वर्कर से इट मींस दैट हमारी कंपनी में 80% मेल वर्कर्स हैं तो बाकी 20% फीमेल वर्कर्स हैं अगर आपसे परसेंटेज पूछे तो इस तरह से ये हो गया मैं एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर करके जा रहा हूं अच्छा अब रेशो तो रेशो देखो क्या कौन सी मेल टू तो मेल को पहले रखो फीमेल को बाद में 20 से दोनों को डिवाइड कर दो 1:4 नहीं बता दें अगर ये फीमेल टू मेल कहता तो 1:4 था सर जो पहले कह रहे हैं उसको पहले रखो डन हो जाएगा सॉल्व अच्छा बेटा ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आपसे ड्यूरिंग कैलकुलेशंस एरर्स हो जाएं और बाद में आपने उन एरर्स को रेक्टिफाई करना तो जब आपके लिए अरिथमेटिक मीन हो और आपसे कह रहा है कंप्यूटर कैलकुलेट अ मीन ऑफ 42 फ्रॉम तो ये 20 क्या है और ये 42 क्या है x बार मीन जब साइलेंट होता है तो ये x बार am होता है gm और hm के लिए वो आपको बताएगा कि ये gm है और ये hm है अगर सिर्फ मीन कह दे तो वो am है क्लियर it was later discovered at the time of checking that he had copied down 2 values 45 and 38 whereas the correct values were find the correct value of the mean तो भाई हम उसे क्या देते हैं भाई 20 की 20 वैल्यूज हमें नहीं दे तो हम नया मीन फाइंड कर लेते हैं तो कहता है डाटा नहीं है अब बस यही डाटा है कि 20 ऑब्जर्वेशन का मीन था 42 इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो तुम्हें बता रहा हूं इसको ठीक करो अब ठीक कैसे करना है बेटा अगर मीन गलत है तो लाजिम बात है समीशन एक्स भी गलत है और समीशन एक्स आपने कैसे फाइंड करना होता है देखिए मीन का फार्मूला है क्या होता है अब यहां पे देखो एक्स बार गिवन एन की वैल्यू गिवन तो बेटा समीशन एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है एन एक्स बार आपने अपने कैलकुलेटर पे बिल्कुल ऐसे ही करना है ये देखिए आपने फ्रैक्शन ऑन करनी है जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताई उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उनके मीन की वैल्यू के साथ यहां तक कोई इशू रॉन्ग वैल्यूज माइनस करते जाना रॉन्ग वैल्यूज कौन कौन सी हैं माइनस और करेक्ट वैल्यूज ऐड कर देना करेक्ट वैल्यूज कौन कौन सी हैं 35 50 है और डिवाइड कर देना रिवाइज्ड नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ मेरे पास 20 वैल्यूज थी 2 एलिमिनेट की 2 ही न्यू वैल्यूज आ गई क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में फर्क पड़ा इस चीज को देख लेना हो सकता है कभी आपसे कहे 2 एलिमिनेट करो लेकिन ऐड 1 करो 2 एलिमिनेट करो लेकिन ऐड 3 करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में फर्क आ जाना है तो वो आप जरा कैलकुलेट कर लेना लेकिन अभी क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क आया तो आपका मीन ठीक हो गया ये लो क्लियर अरिथमेटिक मीन की रेक्टिफिकेशन फिर से सुन लो कैलकुलेटर उठाना है फ्रैक्शन ऑन करनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रॉन्ग मीन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है रॉन्ग वैल्यूज माइनस कर देनी है और करेक्ट वैल्यूज ऐड कर देनी है 35 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन की वैल्यू ठीक हो क्लियर अच्छा बेटा ये EM की रेक्टिफिकेशन GM की रेक्टिफिकेशन ये ना करना आप लोग
आपके बेसिकली वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये चीजें। एएमजीएम की वैसे रेक्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन आप लोग इस लेवल पे अब रहने दो, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास, आप बहुत बिजी बंदे हो। और बेटा इसके बाद देखें, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एवरेज स्पीड की बात कर दे, कभी भी अरिथमेटिक मीन ना यूज करना। एवरेज स्पीड पर हमेशा, अब आपसे कहता है कि लाहौर टू कराची आपने ट्रिप किया 120 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न 100 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बेटा आपने देखें, दो टोटल ऑब्जर्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1/120 प्लस 1 इज इक्वल टू 109.09। आपने ये टिक कर, ओके हो गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं अच्छे तरीके से। इनमें अगर आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आए तो आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही आपका चैप्टर नंबर 8 तो टोटली रिवाइज हो जाना है। हर फार्मूला, हर डाटा से रेलिवेंट फार्मूला और उसकी हर प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन में डिस्कस है। ओके, तो आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक तो हम लोग इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, साथ में हम लोगों ने इंडेक्स नंबर एंड रिग्रेशन कोरिलेशन, ऐसे ही है ना, उनको हम लोग ट्राई करेंगे क्या उनके बारे में हम लोग थोड़ा सीख सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।